नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से रीट भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए हम आज से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा ये अपने को बहुत बहुत पसंद आएगी। तो देखिए दोस्तों, क्या इस रणनीति में हम कुछ करने वाले हैं। तो आपके लिए लेवल 2 के अंदर, रीट लेवल 2 के अंदर जो एसएसटी का पोर्शन है उसके बारे में हम इस पुस्तक के को आधार मानते हुए ऑनलाइनर क्वेश्चन जो दे रखे हैं इस पुस्तक के अंदर, वो हमें कंप्लीट इस बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको धैर्य बना करके वीडियो को लास्ट तक बने रहना। किस प्रकार से ये बुक है, कैसे है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो आपको बने रहना है वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम डे फर्स्ट के अंदर आज बात करेंगे। रीट पात्रता परीक्षा है, इसके अंदर एसएसटी सामाजिक विज्ञान यानी कि L2 के अंदर जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उनकी बात करेंगे। तो देखिए, ये पुस्तक है दोस्तों, ये स्वाध्याय पुस्तक, ये स्वाध्याय है पब्लिकेशन यानी कि स्वाध्याय कोचिंग सेंटर है। ये सूरतगढ़ के अंदर है, यहाँ से ये पब्लिकेशन के द्वारा छापी गई है। तो रीट स्तर 2 के अंदर ये जो पुस्तक है, यह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 6 से और 10 तक का सार है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों टोटल मिलाकर कक्षा 6 से 10 तक की 17 पुस्तकों का सार संग्रह इसके अंदर दिया गया है। तो हम बात करेंगे कंप्लीट वाइज किस प्रकार से ये प्रश्न दे रखे हैं ऑनलाइनर, ठीक है। तो इसके अंदर लगभग 7100 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण दे रखे हैं। पिछली बात करें परीक्षा के अंदर, तो देखिए रीट भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर यानी कि अपने 53 प्रश्नों में से 43 प्रश्न इस बुक से मिले थे। तो आगे की हम रणनीति इसी बुक के आधार मानते हुए करेंगे। तो आपको धैर्य बना करके जितनी भी हमारी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आएगी आपको देखते रहना है, ठीक है। तो देखिए, ये है अपने एनसीईआरटी पुस्तक, ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 से 10वीं तक का सार है इस बुक के अंदर। तो किस प्रकार से इसका जो बुक के अंदर का जो मटेरियल है उनकी बात करेंगे। तो देखिए, आगे का जो मटेरियल ये है कि अपने को पहले सबसे पहले ये देखिए, कक्षा 6 की पुस्तकें हैं, ये 4 है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान, ये होगी सामाजिक विज्ञान, हमारा अतीत भाग फर्स्ट, हमारा पर्यावरण भाग फर्स्ट और हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट। ये है जो पुस्तकें, इनके बारे में हम कक्षा 6 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम कक्षा 7 की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे। टोटल मिलाकर के इस बुक के अंदर हम 17 पुस्तकों का सार संग्रह है जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर के देखिए 17 पुस्तकें हैं इस कक्षा 6 से 10 तक के, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे कक्षा 6 के अंदर। कक्षा 6 के अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक दे रखा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या है, तो पहला चैप्टर अपना है ग्लोब। क्या है, ग्लोब। ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बने रहना है वीडियो में। चलिए दोस्तों, ऑनलाइनर किस प्रकार से प्रश्न है तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि देखिए, ये देखिए इस प्रकार से प्रश्न दे रखे हैं। कंप्लीट हम ऑनलाइनर प्रश्न करने वाले हैं। धैर्य बना करके वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर पहली बार वीडियो पे आए हैं या इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियोज है आप तक समय समय मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो इस प्रकार से ये हमारी पुस्तक है, ये सार रहेगा। तो हम एक एक दिन में जितना भी हो सके उतना उतना हम करने वाले हैं। तो आपको इस पुस्तक को कंप्लीट देखना है, इससे अंदर जो कुछ प्रश्न बनेंगे इससे ही बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है क्या क्या है, तो यह है प्रदीप्त। प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है जो कि दिन रात को विभाजित करता है ग्लोब के अंदर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि लगभग कितने किलोमीटर है। अपने को पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की परिधि है उसके बारे में पूछा कितने किलोमीटर है, तो यह 40,075 किलोमीटर। इस प्रकार से 4,75,000 किलोमीटर इस प्रकार से याद रखते हैं। 475 इस प्रकार से आप जो भी हो इसका आंकड़ा याद रखेंगे। पृथ्वी पर ध्रुवीय परिधि लगभग कितने किलोमीटर है। ध्रुवीय दूरी पूछी हमको, तो ये है दोस्तों 4,008, ये अपने को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के व्यास की लंबाई पूछी है, ये है 12,756.6 किलोमीटर, ठीक है। ये अपने को आंकड़े याद रखने हैं। इसके बाद पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई पूछी हमने, तो ये क्या है 12,714 किलोमीटर है। इसके बाद में प्रश्न है कि पृथ्वी का अंश अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है। यह है 66.5 डिग्री अपने परिक्रमण तक अपने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है।
और पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव दोस्तों 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर आड़ी टेढ़ी या फिर पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, हम किस नाम से जानते हैं उसे? तो जो बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, पूर्व से पश्चिम या फिर आड़ी टेढ़ी जो रेखाएं हैं, वह उनको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इस तीनों नाम से जानते हैं। या तो भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या है? 180 डिग्री पूर्वीय पश्चिमी देशांतर, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला है, किस देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं? तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह रेखा किस देश के निकट से होकर गुजरती है? तो ये इंग्लैंड के जो ग्रीनविच शहर है, इनसे होकर के ये ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, आगे है, पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां होती है? तो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? दैनिक या फिर घूर्णन गति या वार्षिक परिक्रमण गति। दैनिक दिन में होती है तो घूर्णन गति होती है, वार्षिक होती है जो परिक्रमण गति होती है। हम बात करेंगे इन गतियों के नाम और वर्ष में। तो घूर्णन गति है वह परिभ्रमण गति होती है। इसमें जो दैनिक गति होती है, यानी दिन में इसका घंटा होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, और ये इसका प्रभाव पड़ता है, दिन रात बनते हैं जो ये परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। अगला परिक्रमण गति या वार्षिक गति की बात करें तो ये 356 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड के अंदर इसका गति का कार्यक्रम है वो पूरा होता है, और इसके अंतर्गत हम ऋतु में परिवर्तन होती है, जैसे दिन रात हो गया। ठीक है, ये अपने को बदलने की जो स्थिति होती है वह वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण बदलती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, हाँ, किस तिथि को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य या फिर विषुवत रेखा फिर विषुवत वृत्त पर होती है, दिन रात बराबर होते हैं? बसंत विषुवत को 21 मार्च को या फिर शरद विषुवत यानी 23 सितंबर को, यानी ये दोनों डेट है ये जो है जो दिन रात बराबर होते हैं इस दोनों डेट को, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। आगे प्रश्न है, उत्तरी अयांत क्या है, दक्षिणी अयांत क्या है? इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये रहा, इस ग्लोब के अंदर जो उत्तरी ध्रुव है इसे 21 मार्च को होता है। बसंत ऋतु को इसके दिन रात बराबर होते हैं, जो प्रश्न के अंदर बात करी ली है। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में 23 सितंबर को होता है। शरद विषुवत होता है, दिन रात इसके अंदर ही बराबर होते हैं। ये जो दक्षिण पश्चिम को पूछा है, सॉरी दक्षिण और उत्तर की दिशा पूछी है हमको। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी पूछी है, कितनी होती है? ये होती है 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी पूछी है, तो ये होती है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी पूछी है, तो ये होगी 149.08, सॉरी 149.08, ये होगी मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी में अक्षांशों की संख्या पूछी हमको, ये होती है 181, अक्षांश वृत्त होता है 189। देशांतरों की कुल संख्या पूछी है दोस्तों, ये 360 होती है। अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, कटिबंध के नाम से जानते हैं। देशांतरों के मध्य भाग को, अक्षांशों के मध्य भाग को तो दोस्तों कटिबंध कहते हैं, और देशांतरों के मध्य भाग को गोरे कहते हैं। ये अपने को याद रखने हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगला है, दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी दोस्तों 111 किलोमीटर होती है। ये प्रश्न अपने को याद रखने हैं, ऑनलाइन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किन अक्षांशों के मध्य
उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय दोस्तों 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य जो कटिबंध पाया जाता है। ठीक है, ये रहा यहाँ पर ग्लोब के अंदर उष्ण कटिबंधीय पूछा है जो है 0 डिग्री और 23-23.5 डिग्री के मध्य उष्ण कटिबंध पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 23.5 डिग्री उपोष्ण यानी कि ये रेखा होगी कर्क रेखा, यहाँ पर होगी मकर रेखा, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे यह प्रमुख देश किस कटिबंध में आते हैं? कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ये प्रमुख देश है दोस्तों, यह शीत कटिबंध या फिर उच्च अक्षांशों में आते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं जो कि पूछे हैं, देखिए कौन कौन से किस प्रकार से है। तो ये जो 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको, प्रमुख घास के मैदान को पहला पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, फिर पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है सवाना। ये सवाना घास के मैदान है दोस्तों, इसका क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में। और कैंपास की बात करें ये होता है ब्राजील यानी दक्षिणी अमेरिका में। लानोस की बात करें ये वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, ये अपने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। स्टेपी तुल्य दोस्तों घास के मैदान यूरोप और एशिया में मिलते हैं। पंपास की बात करें, पंपास दोस्तों अर्जेंटीना और ब्राजील वगैरह क्षेत्र में मिलते हैं। पेरियर की घास के मैदान की बात करें ये यूएसए कनाडा वाले क्षेत्र में होता है। डाउन की बात करें या डाउन्स की बात करें ये ऑस्ट्रेलिया में है। और वेल्ड की बात करें ये दक्षिणी अफ्रीका में है। और कैटरबरी की बात करें ये न्यूजीलैंड में है। इस प्रकार के इनके क्षेत्र है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये पूछा हमको कि भारत में किस वर्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये 2005 का है। कब का है? 2005 का। ये जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना पूछी जा सकती है तो 5 मार्च 2007 को हुई थी। आयोग कब आया? 2005 में। और लागू कब हुआ? इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 को। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 1098, ये अपने को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना पूछी जा सकती है, ये 2009 में है। ठीक है, और इसका जो है कब इसको अधिकार में बालिकाओं को समस्त अधिकार को शामिल किया गया था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष बालक अधिकार में बालक बालिकाओं के समस्त अधिकार को शामिल किया गया है? तो 20 नवंबर 1989 के अंदर इसको शामिल किया गया था बालक बालिकाओं को। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संशोधित नवीन बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष क्रियान्वित किया गया? ये 2006 को किया गया था। पूरी डेट इसको लागू किया गया था 7 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। ठीक है, और क्रियान्वयन पूछा हमको ये 1 नवंबर 2007। और कब आया था? ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का है। भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा को रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? तो अपने को पूछा है बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस बालकों का संरक्षण अधिनियम लागू करने का जो 4 अधिकार दिए गए हैं क्या है? जीने का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, विकास का अधिकार है और भागीदारी का अधिकार है। अगला है ये भी इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का आरटी एक्ट और लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब लागू हुआ? तो ये दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम ही 1 अप्रैल 2000 अपने को पूछा है कि देखिए किशोर न्याय अधिनियम क्या है 2015 वाला, ये पूछा है। तो ये क्या है? जुवेनाइल अपराध में
संलिप्त बच्चों की देखरेख हेतु, अपराध हेतु संलिप्त बच्चों की देखरेख हेतु। ठीक है, ये अपने को याद रख लेना है। अगला है बाल अधिकार समझौता प्रभावी हुआ। बाल अधिकार समझौता प्रभावी हुआ कब से? तो ये सितंबर 1990 से प्रभावी हुआ था। कुल अनुच्छेद की बात करें 54 है और इसमें हस्ताक्षर करने वाले कुल राष्ट्रों की संख्या दोस्तों 196 थी। ठीक है, और ये भारत में बाल अधिकार समझौता प्रभावी रूप से सितंबर 1990 में हुआ था। अगला है बाल अधिकार समझौता पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे 11 दिसंबर 1992 को। ठीक है, ये अपने को डेट याद रखनी है। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 11 दिसंबर 1992 को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में प्रमुख अनुच्छेद के बारे में पूछा है। अनुच्छेद 21 क की बात करें तो इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जो दिया गया है। अनुच्छेद 14, ये अनुच्छेद 24 की बात करें, इसके अंदर भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 39 ग के अंदर बात करें तो आर्थिक और जरूरत की वजह जबरन ऐसे कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए जो कि आयु व क्षमता के उपयुक्त नहीं से सुरक्षा, यानी जोखिम भरे कार्यों में यहाँ पर बालकों को नहीं लगाया जा सकता। 39 ग के अंतर्गत अनुच्छेद 39 6 की बात करें, इसमें है बालकों को स्वतंत्र व गरिमा में माहौल से स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहिम करवाना। ये 39 के अंदर दिया गया है। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण कानून ये हुआ था 1986 के अंदर लागू। ठीक है, अगला है उपभोक्ता है वह किसे कहा जाता है? उपभोक्ता वह किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है या फिर वो उपभोक्ता कहलाता है। यानी कि अपने जो कोई व्यक्ति है वो अपनी वस्तुओं को बेचता है और खरीदता है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हमको। अगला प्रश्न है कोई भी उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है? ये अपने को दिन पूछे भी, कितने दिन के अंदर न्यायालय के अंदर अपील है जो कर सकता है? ये 30 दिन के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न है सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ करवाया जाता है? तो ये जो सहकारी समिति का पंजीकरण है यह सहकारिता विभाग के अंदर करवाया जाता है। अगला है सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्यों की संख्या पूछी है, ये है दोस्तों 15। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान में 73वें संविधान संशोधन कब का विषय पूछा है आपको कि 73वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? तो इसके अंदर अपने को याद रखना है 39 विषय दे रखे हैं, जिसके अंदर हम 29 विषय दे रखे हैं। इसके अंदर हम ग्राम और पंचायत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्राम क्षेत्र और पंचायत राज के बारे में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में 74वें संविधान संशोधन का विषय क्या है? 73वें का तो ये था, तो इसमें विषय दोस्तों इसमें 11 विषय हैं। ठीक है, और 11 विषय दे रखे हैं, इसमें 11 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं और 12 अनुसूची दे रखी है। ठीक है, ये अपने को 73वां 74वें में कंफ्यूज नहीं है। 73वें में 11 विषय हैं, जैसे कि 7 और 3 कितने होते हैं? ये होते हैं 11, तो 11 विषय इसमें है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 74वां संविधान संशोधन इसमें विषय दे रखे हैं 18 और अनुसूची है 12। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब और कहां से किया? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव नागौर से राजस्थान से किया था पंचायती राज का प्रारंभ। अगला है ग्रामीण स्वायत्तता या फिर ग्रामीण स्वशासन में कितने स्तर की व्यवस्था की गई है? इसमें 3 स्तरीय है, जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर हो गया, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगी। ये 3 स्तर है ग्रामीण स्वशासन के अंदर। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करें तो क्या क्या इसके अंदर आ जाते हैं? जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है,
और इसका प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत का कौन कौन करता है, तो सरपंच होता है और उप सरपंच होता है और वार्ड पंच होता है। ये 3 जो सदस्य होते हैं इस ग्राम पंचायत के अंदर। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका एक अपना सरपंच अपना त्यागपत्र वीडियो को देता है, यानी कि विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ठीक है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अपना जो त्यागपत्र है वीडियो को देता है। वार्ड पंच का चुनाव है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका भी ये अपना त्यागपत्र वीडियो को देता है। ये हो गया ग्राम पंचायत के बारे में। पंचायत समिति के बारे में बात करें तो इसमें होता है दोस्तों प्रधान और उप प्रधान। इनका चुनाव है दोनों का ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है और उप प्रधान अपना त्यागपत्र उप प्रधान को देता है, ठीक है। ये अपने को याद रख लेना है। अगला है जिला परिषद। जिला परिषद की बात करें तो इसमें जो उप जिला प्रमुख होता है और जिला प्रमुख होता है, इन दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जो उप जिला प्रमुख होता है यह अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है और जिला प्रमुख का यह संभागीय स्तर पर अपने त्यागपत्र देता है। तो इन तीनों में आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लेना है कौन अपना त्यागपत्र किसको देता है और चुनाव किस प्रकार से होता है और त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन कौन सा स्तर दिए गए हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में भगवती चरण को पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार दिया। ये किसने दिया, ये पूछा है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भी हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं और यही इसने सूत्रधार दिया था पंचायती राज व्यवस्था का। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर हो गया और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जा सकता है तो अपने को ये 15 मार्च याद रखना है। कब है, 15 मार्च, ठीक है। अगला है जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा दोस्तों जिला फोरम करता है। कौन करता है, जिला फोरम। अगला है ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, ये हमने पीछे पढ़ के आए हैं, सबसे छोटी है ग्राम पंचायत की वार्ड पंच। कौन होती है, वार्ड पंच। तो इसका राइट होगा वार्ड पंच हो गया या वार्ड सभा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी भी गांव की वार्ड के विकास के लिए विकास योजना किसके द्वारा बनाई जाती है और उसके प्रभाव ग्राम पंचायत को भेजा जाता है, तो वार्ड पंच के द्वारा ये योजना बनाई जाती है गांव में, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए अपने को 18 वर्ष की उम्र है जो होनी चाहिए अधिकतम और गांव की मतदाता सूची में उसका नाम है जो दर्ज होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई मानी है, वह है जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये अपने को आगे दे रखा है इस प्रकार से। चलो इतना और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट की क्लास हो रहा है। चलिए अजमेर संभाग में सम्मिलित जिलों कौन कौन से हैं, तो ये अजमेर संभाग में जिलों की संख्या पूछी है, कितने हैं, 4 है। पुराना आंकड़ा पूछा गया है कि कौन कौन से है, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 जिले हैं अजमेर संभाग में। अगला है संपत्ति, जमीन जायदाद, चीजों की खरीदारी विवाद और किराया संबंधी विवाद किस प्रकार के विवाद कहलाते हैं, इस विवादों का निपटारा किस न्यायालय में होता है, तो इसका निपटारा दोस्तों दीवानी न्यायालय में होता है, ठीक है। हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग से संबंधित विवादों किस न्यायालय में सुनवाई की जाती है, तो फौजदारी न्यायालय इसमें ये चोरी, हत्या, मारपीट जैसी की विवादों का निपटारा होता है। जिले का सर्वोत्तम प्रशासनिक अधिकारी पूछा है, तो जिला कलेक्टर होता है जिले का। अगला है किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब से ये हुआ प्रभावी, तो 25 जनवरी 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला है निर्वाचन आयोग की स्थापना। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब, 25 जनवरी 1950 को। अगला है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा है, तो सुकुमार सेन है दोस्तों प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मतदान के लिए उपयोग में आने वाली ईवीएस मशीन में कौन कौन सी 2 यूनिट सम्मिलित की जाती है,
तो कंट्रोल यूनिट और बेल्ट यूनिट ये 2 यूनिट है, इसमें शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है कि मतदान केंद्र द्वारा पीठासीन अधिकारी के पास ईवीएस मशीन की कौन सी यूनिट नियंत्रण की जाती है? तो ये कंट्रोल यूनिट है, दोनों यूनिटों में से ये मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अगला है वीवीपी 80 का पूरा नाम पूछा है, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट टायराइड, इसका है पूरा नाम। ईवीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव क्षेत्र में पुनर्गठन के लिए अब तक कितनी बार प्री सीमन आयोग का गठन हुआ है? तो अब तक दोस्तों 4 बार प्री सीमन आयोग का गठन हुआ है। कब कब हुआ था? 1952, 1962, 1972 और 2002, ये 4 है। 4 बार प्री सीमन आयोग का गठन हुआ था। संसद और विधायकों की संख्या का आधार 1971 की जनसंख्या है, यह 2026 तक दी गई है। अगला है किस राज्य ने पहली बार विधानसभा चुनाव में ईवीएस का प्रयोग किया गया था? तो ये गोवा की विधानसभा, यहाँ पर सर्वप्रथम ईवीएस मशीन का प्रयोग किया गया था। अगला है किस लोकसभा चुनाव में ईवीएस का प्रयोग किया गया था? तो 2004 की जो लोकसभा उसमें ईवीएस का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो आज की इस वीडियो में इतने ही कुछ बात करेंगे, अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे अगले जो पार्ट है। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा जो आज का ये वीडियो आपने को बहुत बहुत बढ़िया लगा होगा। तो उम्मीद करूंगा अगली वीडियो भी आप इसी प्रकार से देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी आगामी वीडियो है आप तक समय टू समय मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।